नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। एक देश एक चुनाव को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की। समिति अध्यक्ष पीपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य सरकारों से 6 महीने में रिपोर्ट मांगी गई है। साथ ही बैंक, सरकारी विभागों और उपक्रमों से भी समन्वय की अपील की गई है। सभी रिपोर्ट मिलने के बाद समिति रणनीति तैयार करने के साथ आगे की कार्य योजना तैयार करेगी। 1967 और मुझे खुशी है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होने से देश पे कई तरह का आर्थिक बोझ के अलावा कई तरह की परेशानियां आती हैं। हमारे विद्यार्थी परेशान होते हैं, टीचर परेशान होते हैं, पैरामिलिट्री के लोग परेशान होते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। तो कई बातें आई, तो 1984 से लगातार इस पे मंथन चल रहा है। तो वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गलजवाड़ी क्षेत्र में 92.16 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का विधिवत शिलान्यास किया। ये भवन उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यानी कि उपनल के सहयोग से बनाया जाएगा। वहीं इस पर जानकारी देते हुए मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार करना है। तो वहीं उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग की जा रही है। सरकार ने इसे अब लागू कर दिया है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी राज्यों में 11 जिलों में राज्य के बाहर के लोग हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की भूमि नहीं खरीद सकेंगे। भू कानून को लेकर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि भू कानून एक ऐतिहासिक कदम है जो उत्तराखंड के लिहाज से बहुत जरूरी है। बाहरी लोगों को भूमि खरीदने के लिए शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा, जिससे फर्जीवाड़े और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। हल्द्वानी नगर निगम के मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने नैनीताल के चौसला और भीमताल में बाहरी व्यक्तियों की जमीन खरीदने पर सवाल उठाए हैं। वहीं डीएम नैनीताल के मुताबिक शासन के निर्देश के बाद नैनीताल जिले में भू कानून से जुड़े 75 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। भू कानून के निश्चित रूप से जिस प्रकार से अनियंत्रित रूप से जमीन पहाड़ों के अंदर जो हमारे पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर बिक रही थी और किस प्रकार से गलत काम, अवैध जो निर्माण, अवैध काम इस प्रदेश के अंदर हो रहा था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित रूप से पहाड़ को बचाने का काम उन्होंने किया है और भू कानून लगाकर उन्होंने इस पूरी प्रदेश की जनता को बहुत बड़ा एक तोहफे के रूप में इस भू कानून को दिया है। क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही थी? हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी मैं एक जब रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें मतलब जो मैं पढ़ रहा था उसमें था कि भाई लगभग 4 से 5 लाख लोग इन 25 सालों में इस प्रदेश से गए हैं, लेकिन 30% मतदाता भी बढ़ा है। वो मतदाता कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या नहीं है, इस पर भी प्रशासन से मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी भी जांच पड़ताल हो, उनका भी लेखा जोखा हो, कौन लोग हैं, क्या काम आए हैं, क्या करने यहाँ पर आए हैं। मैं आपको 2 घटनाओं का जिक्र मैं आपके सभी जरूर करना चाहूँगा आपके पास। पहली घटना भीमताल के पास थी। पदमपुरी से आगे लगभग 60 लोगों ने 1000 फीट, 500 फीट, 700 फीट ज़मीन वहाँ पर खरीदी आज से 3.5-4 साल पहले। जब मैं वहाँ पहुँचा और मैंने तहसीलदार और वहाँ के एसडीएम साहब से बात की, मैंने साहब ये इनसे इतना तो पूछा जाए कि ये यहाँ क्या कारोबार करेंगे, क्या काम आए हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो संतोषजनक उसका जवाब नहीं दे पाए और उसके बाद ये तय हुआ कि वो 60 के 60 एग्रीमेंट
काफ़ी बदलाव होंगे उससे, एकाधिकार ख़त्म होंगे, किसी की ज़मीन पर आप कब्जा नहीं कर पाएंगे, एकाएक ही आप जो खरीद कर ऐशगाह बनाते हैं, कुछ लोगों ने बिजनेस बना दिया, वो आप नहीं कर पाएंगे। आपने 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदी, यानी कि भूमि खरीदी मानी 100 रुपए की, और उसको 1000 गुना बढ़ाकर बाद में बिजनेस करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। और जो यहाँ के भूस्वामी हैं वो ज़मीन तो बेच रहे हैं और बेचने के बाद वो केयर टेकर भी बन जा रहे हैं, उनकी स्थिति बाद में ख़राब हो जा रही है। तो उसका भी बचाव करना है, अपने पैरों पर भी लोगों को खड़े करके दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी अपने प्रदेश से बाहर के लोगों को मत आओ कह रहे हैं, उसके भी नियम हैं, कितनी ज़मीन लेंगे, कैसे आएंगे, क्या करेंगे, तो उसके नियमों पर ही हमको चलना होगा। वो यहाँ की उन्नति के लिए, चहुमुखी उन्नति के लिए है, इसलिए उससे अच्छी ही अपेक्षा है और अच्छा परिणाम आने की उम्मीद भी है। बार जब ये शासन के निर्देश के क्रम में एक अभियान चला था जिसमें भू कानून के उल्लंघन के संबंध में बहुत सारी लैंड्स की जांच हुई थी, तो उसमें काफ़ी अनियमितताएं पाई गई थी। ऑलमोस्ट मोर देन 75 केसेस हमारे जनपद में ऐसे निकले थे जिनमें वायलेशंस निकले थे। तो उनके सबके नोटिस सर्व हुए हैं, सब में न्यायालयों में केस दर्ज हुए हैं, सभी में सुनवाई चल रही है। 1-2 मामलों में अंतिम निर्णय होकर राज्य सरकार में ज़मीन निहित करने की कार्रवाई भी करी गई है और बाकी सभी मामले भी सुनवाई पूरी करके यदि उसमें कोई अनियमितता सिद्ध होती है न्यायालय में तो उसको राज्य सरकार के अंतर्गत निहित करने की कार्रवाई करी जा रही है। तो उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब हरीश रावत स्वयं 2027 तक चुनाव न लड़ने की बात कह रहे हैं तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भी हरीश रावत को गंभीरता से नहीं लेते है। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि 2027 में बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने में सफल रहेगी। अगर हरीश रावत जी ने कहा कि 2027 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम इसका स्वागत करते हैं। वैसे भी हरीश रावत जी को कांग्रेस अब कोई गंभीरता से लेती नहीं है और भाजपा ने तो कभी उन्हें गंभीरता से लिया ही नहीं है। मैं जानता हूं हरीश रावत जी की ने आज 2 साल पहले ही कांग्रेस की हार को स्वीकृति दे दी है और ये हम बार बार कह रहे हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार रिपीट होकर आएगी। अच्छा होता हरीश रावत जी जहाँ चुनाव लड़ने की घोषणा करते, साथ ही ये कह देते कि मैं अब राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास ले रहा हूँ। आज अनेकों खिलाड़ी अपने खेल क्षेत्र से राजनीतिक खेल के रूप में उन्होंने लिया है और मैं चाहता हूँ हरीश रावत जी कांग्रेस से ही नहीं, राजनीति से भी उनको संन्यास लेना चाहिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी। और चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। हर साल उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी के साथ वनाग्नि की घटनाएं भी बढ़ती नजर आती हैं, जिसमें कमी लाने के लिए अब वन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है। वहीं इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस राज्य के जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की भूमिका वनाग्नि में दिखाई दी है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, हमने लगातार नए नए नवाचार किए। पहली बार इस राज्य में जिलाधिकारी को और जिला प्रशासन का रोल फॉरेस्ट फायर में दिखाई दिया। जिले के अंदर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसका फायदा हमें ये भी मिला कि आपदा प्रबंधन मद से भी तत्काल हम लोगों को कई जिलों में करोड़ों रुपए प्राप्त हुआ, जिससे कि आपदा वनाग्नि को रोकने में तत्काल कार्रवाई प्रारंभ हो पाई। दूसरा, जिला प्रशासन के इन्वॉल्वमेंट से हमें मैन पावर भी मिली और व्हीकल्स की उपलब्धता भी हमें बनी। तीसरा, हम लोगों ने पहली बार ग्राम प्रधानों जन सहभागिता के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को रोकने का प्रयास किया, जिसमें जो हमारे हॉट स्पॉट थे उनमें 572 हॉट स्पॉट में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में
फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें वन पंचायत के सरपंच, जिसमें महिला मंगल दल, जिसमें युवक मंगल दल, वन विभाग के कर्मचारी और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को दिया गया। तो कहीं ना कहीं जन सहभागिता से भी इसमें फ़ायदा मिला है रोकने में। और इस वर्ष हमने एक और नया नवाचार किया, पीसीसीएफ रैंक के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं सबको हर जिले में एक नोडल अफसर के रूप में भेजा, ताकि उनके अनुभव का और उनकी वरिष्ठता का फायदा मिले और सभी कर्मचारी अनुशासित होकर के उनके अनुभव से जो निर्देश मिले उससे काम कर सके। यही कारण है कि आप देखें अभी विगत वर्षों के मुकाबले अभी हम लोग बमुश्किल 25% वनाग्नि घटनाएं भी हैं और लगातार इस पर अंकुश लगकर कमी आ रही है। तो वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी युवा मोर्चा की नेहा जोशी, पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मॉल रोड से गांधी चौक तक देशभक्ति के नारों से मसूरी गूंज उठा। मंत्री जोशी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को दी गई करारी जवाब की जानकारी दी और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर सेना के अपमान का आरोप भी लगाया और कहा कि भारत की जनता सेना के साथ मजबूती से खड़ी है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को आगे करके जिस तरह से भारत के लोगों पर हमला किया वो अत्यंत शर्मनाक था और मोदी जी ने अपने रणनीतिकारियों के साथ बैठ करके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और सेना के जो जनरल तीनों सेनाओं के उनके साथ बैठ करके जो रणनीति बनाई, तो आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के साथ पाकिस्तान के पूरे रक्षा तंत्र को भी नेस्तनाबूद करने का काम किया, एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म करने का काम किया और ये बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत की तरफ जो आंख उठाकर देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और आज सैनिकों के इस बहादुरी के लिए पूरा देश उनके सामने नमन है, श्रद्धा पूर्वक उनका जो है कि सम्मान करने के लिए, उनका आभार करने के लिए, उनके शौर्य का अभिनंदन करने के लिए सड़कों पर है तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। ये जो पहलगाम में जो निर्दोष लोगों की हत्या की गई, ये उसका एक छोटा सा जवाब है और ये इस बात का भी प्रतीक है जब देश में किसी भी तरीके की विपत्ति आएगी तो हमारा जो पूरा हिंदुस्तान है, खासतौर से हमारा जो मसूरी शहर है, भले ही हम राजनीतिक रूप से अलग अलग मंचों पे अलग अलग बात करते हो, हमारे अलग अलग संस्थाएं हो, लेकिन जब जब देश हित की बात होती है हम राष्ट्रीय तिरंगे के नीचे पूरा मसूरी एकजुट होकर के, एकजुट रह करके हम जो हमारे जो दुश्मन है उनको हम जवाब देने की पूरी ताकत रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरीके का हमारा जो सिंदूर ऑपरेशन रहा है वो बहुत ही सफल रहा है और पाकिस्तान को जो अपने सह में जो आतंकवादियों को जो शह दे रहे हैं उनको तकड़ा जवाब। पहलगाम के अंदर हमारे निहत्थे टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान ने कायराना हमला किया था, कई बहनों का सिंदूर उसमें उड़ा था, उसका बदला लेने के लिए भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर, जिसको मोदी जी ने नाम दिया, कार्रवाई की। 100 आतंकवादी मारे गए, 50 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक मारे गए, 9 एयरबेसों को तबाह कर दिया, 20 चौकियां उनकी तबाह कर दी। अगर 2 दिन युद्ध होता तो पाकिस्तान समाप्त हो जाता। जब पाकिस्तान को हार सामने दिखाई दे रही थी तो उसने वहाँ की डीजीओ ने भारत के डीजीओ से बात की और 3 घंटे की वार्ता के बाद भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। ये इतिहास गवाह है, जब जब आमने सामने की लड़ाई है पाकिस्तान को हार देखनी पड़ी। हमारी सेना ने पिछले दिनों पाकिस्तान के घर में घुसकर जो आतंकवादी ठिकाने थे, जो उनकी सरकार के संरक्षण में चल रहे थे, उनको नुकसान पहुंचाया, कोई सिविलियन कैजुअलिटी ना करते हुए आतंकवादियों को मार गिराया। आज एक संदेश के रूप में, एक मैसेज के रूप में पूरे भारत में इस तरीके की तिरंगा यात्राएं हो रही हैं। आप देखेंगे हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ मौजूद है, कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कोई समूह नहीं है, कोई संगठन नहीं है, सिर्फ भारत माता की जय का नारा है, हमारा तिरंगा झंडा है जिसके नीचे हम सब खड़े हैं। और मसूरी में आज ये ऐतिहासिक यात्रा हुई है। मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हमारे उत्तराखंड की सबसे भव्य, सबसे बृहद यात्रा हमारे इस मसूरी में हुई है और आम जन, हर कोई व्यक्ति, सीनियर सिटीजन्स भी हैं,
महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़ी संख्या में आज यहाँ। तो वहीं राजधानी देहरादून में नगर निगम में नए ट्रेड कानून को लेकर व्यापारियों ने विरोध जताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी व्यापारियों के विरोध में समर्थन दिया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जब कानून बनाया जा रहा है तो व्यापारियों को उसकी भागीदारी बनाना चाहिए। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि जैसे 3 कृषि कानूनों पर किसानों से नहीं पूछा गया, वैसे ही व्यवहार सरकार प्रदेश का व्यापारियों के साथ कर रही है। निगम में बैठक से पहले ही नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। वहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा से किसान, महिलाओं और व्यापारियों की विरोधी रही है। ये क्यों मान रहे हो कि जो देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ये बात कही है कि आप जिस व्यक्ति के लिए, जिस समुदाय के लिए कोई लॉ लेके आ रहे हैं, कम से कम उसको तो कॉन्फिडेंस में लेने का कार्य करिए। आपने यही कार्य जब 3 कृषि कानून लेके आए थे, तो किसानों से किसी भी तरीके की मंत्रणा करने का कार्य नहीं किया। अब आप व्यापारियों के लिए आप जो है अलग से नए बायलॉज लेके आ रहे हैं, नवीनीकरण से लेकर के और उनके रजिस्ट्रेशन से लेकर के। उनका विरोध अभी से शुरू हो चुका है। बैठक आपने कल की है, नोटिफिकेशन पहले निकाल दिया, 31 मई तक की लास्ट डेट दे दी। क्यों एक व्यापारी जो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर है, जो अपना लाइसेंस ले चुका है, वो क्यों उस ड्यूरेशन तक के लिए दोबारा आपको फीस देकर उसको जो है नवीनीकरण कराए, जब उसका टाइम अभी टेन्योर जो कंप्लीट नहीं हुआ है? तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए, ये युवाओं की विरोधी है, ये महिलाओं की विरोधी है, ये किसानों की विरोधी है और ये व्यापारियों की भी विरोधी है। तो ये तो अब देखिए भुगतना पड़ेगा भुगतान। जिस तरीके से आपने दोबारा जो है इन्हें चुन करके सत्ता में भेजा है, तो ये और कुछ नहीं है, ये अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का। और एक सवाल और भी है जो मेरे मन में उठ रहा है कि मीटिंग कल जो है मेयर की थी व्यापारियों के साथ, उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और विधायकगण क्या कर रहे थे, इसका जवाब भी मुझे लगता है सौरभ थपलियाल जी को देना पड़ेगा कि वो आप मेयर हैं और आपकी बैठक जो थी व्यापारियों से थी, आपकी संगठन की बैठक नहीं थी जहां पे आपको अपने संगठन को मंच पे बिठाने की आवश्यकता पड़ी। तो वहीं राजधानी देहरादून के तमाम स्थलों में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। देहरादून की शान क्लॉक टावर को भी अब दिव्य और भव्य स्वरूप में दिया जा रहा है। साथ ही आपको बताएं जिससे आधुनिकता के साथ यातायात को भी और सरल और सुगम बनाया जा सकेगा। जहां एक और क्लॉक टावर यहां से गुजरने वाले राहगीरों और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वहीं दूसरी ओर चौराहों पर राज्य की लोक पारंपरिक शैली में विकसित छवि पर्यटकों में राज्य की लोक संस्कृति और परंपरा के दर्शन करवाएगी। फिलहाल राजधानी देहरादून में सौंदर्यीकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं जिलाधिकारी कर रहे हैं। तो उधर गंगोत्री नेशनल पार्क में वन विभाग की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरों में इस बार कस्तूरी मृग और साथ ही स्नो लेपर्ड, भूरा भालू, रेड फॉक्स और लेपर्ड कैट जैसे दुर्लभ वन्य जीवों की तस्वीरें कैद हुई हैं। इन तस्वीरों ने पार्क प्रशासन को उत्साहित कर दिया है, जो उच्च हिमालय पारिस्थितिक तंत्र की बेहतरी की ओर इशारा करता है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए पार्क के उप निदेशक हरीश नेगी ने बताया कि क्षेत्र में स्नो लेपर्ड की अनुमति संख्या 30 से 35 है, जिससे गंगोत्री पार्क एक बार फिर साबित कर रहा है कि यह दुर्लभ वन्य जीवों का सुरक्षित घर है। देखिए, गंगोत्री नेशनल पार्क में मुख्यतः जो हमारे कैमरा ट्रैप्स लगे थे, इस बार तो कैमरा ट्रैप्स में स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, लेपर्ड कैट, मस्क डियर, भरल, ये सब जानवर हमारे उसमें कैप्चर हुए हैं और रेड फॉक्स भी बल्कि कैप्चर हुई है। लगभग कितनी संख्या होगी? संख्या का ऐसा अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन पार्क के अंतर्गत लगभग 30 से 35 की एस्टिमेशन है कि इतने स्नो लेपर्ड यहाँ हैं। गौमुख यात्रा पर लगभग कितने लोगों की आंकड़ा लगा जा सकता है, कितना अब तक है? गौमुख यात्रा में अभी तक मुझे लग रहा है 1,500 से अधिक लोग चले गए हैं गौमुख, और यही करीब 1100 के आसपास नीलोंग वैली, और करीब 6000 से अधिक पर्यटक हमारे गर्दांगली में चले गए। तो उधर हरिद्वार में 4 साल की मासूम बच्ची की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया है। पुलिस ने आरोपी सूरज भान को लक्सर से गिरफ्तार किया है, जो यूपी के कासगंज का रहने वाला है। आरोपी ने बच्ची की हत्या महज बदले की भावना से की, क्योंकि उसका विवाद पीड़ित बच्ची के पिता से हुआ था। बच्ची का शव रेलवे टनल में मिला था, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। आरोपी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे मैनुअल पुलिसिंग से उसे ट्रेस किया गया, और आरोपी कूड़ा बीनने का काम करता था।
पैनल की रिपोर्ट के आधार पर बच्ची के साथ रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। मामला हत्या का था, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए और आरोपी के अरेस्टिंग के लिए पुलिस के द्वारा लगातार जो संभावित स्थान थे जहां ये आरोपी जा सकता था, करीब 600 से 700 कैमरे का पुलिस के द्वारा इसमें एनालिसिस किया गया, क्योंकि आरोपी किसी प्रकार का कोई मोबाइल फ़ोन, कोई डिजिटल ऐसा एविडेंस नहीं छोड़ के गया था इसकी अरेस्टिंग जिसके बल पे हो सकती थी। तो मैनुअली पुलिस के द्वारा एक अच्छा वर्क करते हुए कल बसेड़ी रोड लक्सर में इसकी अरेस्टिंग हुई है। जो पूछताछ से ये व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया कि जो बच्ची है, इसके पिता से इसका झगड़ा करीब 10 दिन पहले हुआ था, घटना के 10 दिन पहले, और इसके साथ इसके मारपीट की गई थी। उसका बदला लेने की नीयत से इसके द्वारा इस बच्ची की हत्या की गई है। बेसिकली कासगंज का रहने वाला है, वहाँ पर इसके बीवी बच्चे हैं, साथ में इसका एक बूढ़ा पिता भी है। उससे भी हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई है। ये घर से लगातार गायब रहता है। तो वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग डायरिया और वायरल बुखार का खतरा बढ़ गया है, जिसका असर रुड़की के सिविल अस्पताल में देखने को मिल रहा है। वहीं सिविल अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 500 के पार पहुंच गई है, जिसके चलते सिविल अस्पताल में पर्चा बनवाने से लेकर ओपीडी में डॉक्टरों के कक्ष में मरीजों की लंबी लाइन लगी है, जिसमें अधिकतर मरीज वायरल बुखार, उल्टी, दस्त और डायरिया के शिकार है। वहीं सिविल अस्पताल के डॉक्टर संजय कंसल ने कहा कि गर्मी का प्रकोप के कारण लोग और बच्चे वायरल, उल्टी, दस्त और डायरिया का शिकार हो रहे हैं। हमारे पास लगभग 500 से 700 नए और पुराने मरीज मिलके आ रहे हैं। 500 से ऊपर नए मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और उसमें सभी तरह के मरीज हैं। करीबन 125-150 पेशेंट की तो हमारी गायनी की ओपीडी हो जाती है। इसके अलावा करीबन 150 से 200 मरीज हमारे मेडिसिन ओपीडी। और चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जनता टीवी।